बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस ख़ास मौजू पे बात कर रहे हैं, इस मौजू पे पिछले कई घंटों से मुसलसल बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं, और वो है बजट का मौजू। बजट के हवाले से कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बजट बनाया गया है, जिसमें जो गरीब तबका है उस वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ है, और कुछ लोगों का बिल्कुल ये कहना है कि बजट इस तरह बनाया गया कि इसमें पाकिस्तान में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुतासिर हुए हैं। जो गरीब आदमी है उसके लिए घी पे, चीनी पे, तेल पे, गोश्त पे, हर चीज़ पे टैक्स है, और अगर आपने कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो उसके लिए भी टैक्स है। तो वो और एक मतलब ख़ास जो ज़ेर बहस है बात बजट के हवाले से, वो ये है कि जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। तो ये क्या मुश्किलात हैं, इनमें हक़ाइक़ क्या हैं, और किस अंदाज से ये सारा काम हो रहा है, इस बारे में बात करेंगे आज हम अपने प्रोग्राम में। और बहुत सारे सवालात जिनके जवाब हमें चाहिए, सिर्फ अभी सुन रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने सिर्फ बातें सुनी हैं, उन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि इस बजट में उन्हें किस तरह इसका हिस्सा बनना है, और क्या किस तरह नुकसान या फ़ायदा उठाना है, या हुकूमत ने ये जो काम किया ये इसमें ये पहलू जो है ये किसी के नुकसान में है या फ़ायदे में है, इस हवाले से बात होगी। तो ये ज़रा डिटेल जानेंगे अपने मेहमानों से। मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि CRPC से जिनका ताल्लुक़ है, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कंज्यूमर के लिए ख़ास तौर पे कोशा रहते हैं उसे किसी तरह फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उसके हुकूक जो है उसे दिलवाने के लिए। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस अब देख रहे हैं बजट के आने के बाद क्या हालात होते हैं, उसको देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान है, इनका ये भी बड़ी एक सोशल पर्सनैलिटी हैं, और ये भी आवाम के हुकूक के लिए, उनकी खिदमत के लिए कोशिश करती रहती हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं मेरे साथ तहसीन आबदी साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। अच्छा शकील साहब, ये बताइए कि क्या ये जो बजट आया है इसमें मतलब टैक्स तो बढ़ गया है, उन्होंने हर तरह से टैक्स लगाने की कोशिश की है, तो ज़रा थोड़ा सा बताइए कि किन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, और कौन लोग जो हैं वो एक्चुअली टारगेट किए गए हैं कि इनसे हुकूमत को पैसे कमाने चाहिए और अपने काम में लगाने चाहिए। असल में देखें, बजट जब भी आता है, चाहे मैंने तो जब से होश संभाली है, तो बजट आने से पहले तमाम पाकिस्तानी बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब ना जाने क्या किया जाएगा बजट में, या किस तरीके से इस बजट में तलवार जो होती है लटकी हुई उससे किसकी गर्दनें कटेंगी। आई थिंक कि बजट का नाम आते ही हम सब खौफजदा हो जाते हैं। जी जी। और खौफ ये होता है कि अब क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह किया जाएगा। क्योंकि यहाँ अलमिया ये है कि बजट को लेकर गवर्नमेंट ने तो जो सेक्टर को पकड़ना होता है कि किस सेक्टर से हमने नए टैक्सेस लगाने हैं, लेकिन कुछ माफियाज पाकिस्तान में ऐसी होती हैं कि वो बजट अनाउंस होते ही अभी वो ना इम्प्लीमेंट हुआ है ना उसके ऊपर, अभी तो वो चलेगा बजट की ना सेशन चलेंगे, सब कुछ होगा, जब वो बिल्कुल पास हो जाएगा बिल उसके बाद वो बजट इम्प्लीमेंट होगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आते ही हमारे यहाँ वो काम पहले ही शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कह दिया जाए कि फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ गई, तो यहाँ बढ़ गई कहा जाता है, वहाँ बढ़ा दी जाती है, तो उस तरफ जो है ना वो नुकसान आता है। बाकी ये कि चूँकि देखें टैक्स का तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ 1 से 2% लोग हैं जो टैक्स देते हैं। अगर ये टैक्स प्रॉपरली दिया जाए तो मेरा ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बहुत ऐसा मुल्क है कि जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह पाकिस्तान को नवाजा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है, उस पर ₹3.5 की कीमत बढ़ाई गई है पूरी बोरी के पीछे, बोरी के ऊपर। वो केजी का हिसाब नहीं होता उसका, बैग का हिसाब होता है। लेकिन जब वो बाहर आएगी, यानी कि जब वो जाए उसकी, तो वो आपको ₹3.5 बड़ी भी नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपने 100 बोरियां ली हैं तो उसमें ₹350 जो है तकरीबन आपको इजाफा पे करना पड़ेगा। अब लेकिन आप जब उसको लेंगे तो आपको वो जो उसमें कीमत बड़ी भी मिलेगी ना, वो ₹3.5 नहीं मिलेगी,
वो ज़्यादा मिलेगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग इस बात से खौफजदा होते हैं कि गवर्नमेंट ने तो जो टैक्स लगाना है वो टैक्स इम्प्लीमेंट होना है, जो भी अपनी जगह है, लेकिन जब ये कंज्यूमर तक पहुँचेगा इस प्रोडक्ट की कीमत कुछ और हो जाएगी। तो एक तो उस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। और दूसरी बात है कि जैसे एक सेक्टर को पकड़ा है, मैं समझता हूँ कि मैं तो समझता हूँ उससे भी ज़्यादा करते सिगरेट की बात है। अगर उस पर 10 रुपये आपने टैक्स लगा कर और उसको हेल्थ के सिलसिले में इस्तेमाल किया, क्योंकि देखें सिगरेट तो चाहे किसी भी हम एंगल से देखें नुकसान ही पहुँचाती है। ये सिगरेट जो है वो दूसरे ममालिक ने भी 300%, 400%, 400 गुना जो है ना कीमतें बढ़ाई हुई हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आपको जो चीज़ यहाँ पे 80-90 रुपए की मिलती है वो वहाँ पे 400 रुपए की मिलती है। तो बीमारी पैदा कर रही है ना। देखे ना, अब उसे बढ़ाना एक चाहिए। चीज़ का अगर वो बीमारी है तो मेरे ख्याल है अगर उस पर कुछ 10 रुपये टैक्स, अब देखिए इस सेक्टर पे अगर चले गए, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ आप चले गए, 1 रुपये आपने वहाँ टैक्स लगा दिया है, तो पहले ही यहाँ पर जो सेल हो रही है कोल्ड ड्रिंक्स, आप उसकी कीमत को देखें, जो वो कंपनी से निकलती है वो 18 से 20 रुपए की, सेल आप 30 रुपए की करते हैं कोल्ड ड्रिंक को। अब 1 रुपये टैक्स लगने के बाद उसको असूली तौर पर तो उसी कीमत पर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी आप उसको रिटेल की सतह पे ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। ऐसे ही और जो मिनरल वाटर है उसकी जो छोटी बॉटल है, इसके बारे में मुझे पता चला कि जो इसमें ओरिजिनली जो पानी की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 1 रुपया है। 9 रुपये उसकी पैकिंग, ब्रांडिंग, सारा कुछ है। सारा कुछ करके असल में वो बोतल की कॉस्ट है तकरीबन कोई 5 रुपए से कुछ पैसे। जी। ठीक है, पानी उसमें 1 से 1.5 रुपए का डाला। ठीक है जी। अब बाकी आप उसके किस बात पे के पैसे ले रहे हैं कि जो आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। आप जो इश्तिहारात दे रहे हैं या XYZ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं मीडिया पे बैठा हूँ, यहाँ कहेंगे जी इश्तिहारात की आप क्यों बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी कंज्यूमर से ही वसूल किए जाते हैं। आप होर्डिंग्स लगाते हैं, वो भी उसके ऊपर आने वाला खर्चा भी उसी से वसूल करते हैं। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें करें तो आपके सामने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जब ये वाटर की उसको की थी तो इसकी कॉस्ट को ला के रोक दिया था कि तकरीबन ये 8.5 रुपए से ज़्यादा की नहीं पड़ती है वाटर। लेकिन आप ये देखें कि आप कितने की परचेज करते हो, आप 30 रुपीज़ की करते हो। ठीक है, जबकि और अगर कहीं अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में या किसी उसमें चले जाए तो यही बोतल आपको तकरीबन मेरे ख्याल है 50 से 60 रुपए की मिलती है, कि जो उसको दुकानदार को या रिटेलर्स को ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल है कि 14 से लेके 16 रुपए तक की उसको सेल की जाती है। जी। अब वो उसको ठंडा करने के पैसे, कूल करने के, यानी कि उसके भी चार्ज कर रहा है, प्लस वो टैक्स उसमें जो होता है वो इतना नहीं होता है। अब अच्छा, ये ब्रांड में चले निचली सतह पे तो ये जो करप्शन है वो तो बिल्कुल है, और उसके लिए वो एक बिल्कुल इंतहाई अलग मौजू है। जो इस सरकार की तरफ से जो चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, तो अवाम ये क्यों समझती है कि बजट का मतलब जो है वो महंगाई है? महंगाई तो होगी। बजट का मतलब तो ये होता है ना कि ये हमारा बजट है जी, इस दफ़ा ये हमारी तनख्वाह है या ये हमारी आमदन है, उसमें हमने ये पैसे इधर सर्व करने हैं, ये ऐसे लगाने हैं, ये ऐसे लगाने हैं और ये ऐसे लगाने हैं, ये हमने सेव करने हैं, और इस दफ़ा हमने लगा के पैसे इधर कर दिए। ये टोटल देखिए, आम लेबर की आपने सैलरी 17,500 रुपए का अनाउंस किया, ये बढ़ाई है, अच्छी बात है, अच्छे इक़दाम है। लेकिन क्या 17,500 रुपए में एक आदमी अपने घर का बजट बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो कभी कभी ये सोचता था कि जब ये 15,500 14 थी, फिर 15 हुई, अब 17,500 हो गई है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? अभी घी की कीमतें आपकी बढ़ने जा रही हैं, आपकी चीनी की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। हम कितना भी किसी को कह लें कि चीनी नहीं पियो, वो आगे से कहता है कि एक शुगर है वो भी आप हमारे गरीबों का बंद करवाते हैं। लोगों से अगर जब बात की जाए कि जनाब इसकी कम कर दें, वैसे ही बीमारी है, वो चीनी तो है ही बीमारी, लेकिन अब डेफिनेटली वो एक 8% से बढ़ा के 17% की तरफ जब आप लेके जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी कीमत तो बढ़ेगी ना। उसकी जब कीमत बढ़ेगी, अच्छा एक चीज़ इधर मैं एक और ऐड करूंगा, यहाँ वो टैक्स लग गया, सब कुछ है अपनी जगह, वो जो उसकी कीमत बढ़ेगी, बगैर टैक्स के जब वही चीनी बढ़कर 65 रुपए 70 रुपए पे चली जाती है। देखिए ना, बात आपने भी की कि उसको कैसे, उसको भी तो कंट्रोल करें ना। आप टैक्स भी लग गया, आपने कीमतें भी बढ़ा दी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेक्टर की तरफ भी अगर बात करें तो बहुत सारे सेक्टर पे जो टैक्स अभी लगेंगे, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है वो आम बंदे पे आएगा, और वो डेफिनेटली वो जो प्राइस होगी, जो भी वो चीज़ खरीद रहा होगा वो थोड़ी महंगी खरीदेगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो कीमतें सरकार की तरफ से बढ़ी हैं वो मामूली हैं, वो आवाम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जो बाद में आके जो चीज़ें बढ़ जाती हैं बाजार में, वो असर ज़्यादा। वो कौन सा बजट है? हाँ, क्वेश्चन मार्क तो ये है कि वो कौन सा बजट है। अभी रमज़ान मुबारक गुजरा है, आप मुझे बता दें कौन सी सरकार ने कीमत बढ़ाई थी, वो कितनी बढ़ गई थी? चीज़ें बढ़ गई। कंट्रोल सरकार करना सीखे, कंट्रोल करे, अपना डंडा घुमाए, उसको कंट्रोल तो करे ना।
जब कंट्रोल ही नहीं होता, आपने कुछ और कीमत मुतय्यन की होती है और बाजार में चले जाएं या मार्केट में चले जाएं, आपको वो कीमत कुछ और मिलती है। तो सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल सिर्फ ये आम चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, ब्रांडेड चीज़ों पे भी कंट्रोल होना चाहिए। आप मुझे बताएं ना, अगर हम खुले दूध की बात करते हैं तो 94 रुपीज़ है, लेकिन अगर डब्बे में डलने के बाद उसकी कीमत माना कि उसकी कीमत है, हम मानते हैं पैक की सारी बात है, लेकिन इतनी तो नहीं है ना। आपको कौन इनको इजाजत कौन देता है कि तुम इतनी कीमत बढ़ा? अच्छा, जितनी उनकी कीमत हो उस पर फिर टैक्स लगता है तो वो भी कंज्यूमर से ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरफ भी तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हुकूमत सोचती है कि नहीं जी हमने बजट अनाउंस कर देना है, तो बजट अनाउंस करना कोई वो कारनामा नहीं है। कारनामा ये है कि क्या वो आवाम तक वो किस तरीके से पहुंचेगा, आवाम को उसके फ़वाइद या नुकसानात कैसे होंगे। अगर देखें, अगर आप किसी चीज़ को इतना महंगा कर देते हैं, अब वो होती है नहीं, मैं फिर से इधर एक बात को बार बार कह रहा हूं कि वो शायद उसकी कीमत उतनी नहीं होती है जितनी कीमत आम लोगों तक पहुंचती है। तो वो क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट फिर गवर्नमेंट को आता है। किस तरह रो कर बंदा रोता है कि जनाब देखे महंगाई होगी, मैं तो लुट गया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरी तो इतनी आमदनी नहीं है। फिर दूसरा, अब मुझे बताएं, सारी चीज़ें होगी, अब किराए बढ़ेंगे, जो किराएदार है, जो रह रहा है, उस पर बढ़ेंगे। कौन सा टैक्स नया लगा है किराएदार के ऊपर? मकान के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन वो किराया बढ़ाएगा। किराए तो सालाना बढ़ते हैं, तो बढ़ रहे ना। नहीं, सालाना का कानून नहीं है जी, 3 साल के बाद है, लेकिन अच्छा, हमारे यहाँ तो 11 महीने बाद उस पर इजाफा कर दिया जाता है। जी जी जी। वो बेचारा किराएदार जो होता है उसका 7, 8, 9 महीने के बाद उसका दिल धक धक करता है कि जी 11वां महीना आ रहा है, अब नया एग्रीमेंट होगा। किराएदार के 11 महीने और आम आदमी के मेरे ख्याल 3 महीने एक बराबर होते हैं, उसके ऐसे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और ये देखें ना, ये ज्यादती है। अब इसको भी तो कंट्रोल करें ना। आप बजट पे बेशक करें, जो बजट बना रहे हैं। हम मानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, वो जो रुपए की करेंसी जो हमारी नीचे डिवेल्यू हो रहा है, इसके अलावा डॉलर ऊपर जा रहा है, इसमें हमें भी एक कोई अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि सारा गवर्नमेंट का अपनी जगह काम है, अथॉरिटी गवर्नमेंट ही होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जी एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जैसे ही वापस आ रहे हैं तो तहसीन आबदी साहिबा से बात करेंगे इसी हवाले से, वो क्या राय रखती हैं, उन्हें इस बजट में कौन से तबके का फ़ायदा या कौन से तबके का नुकसान नज़र आ रहा है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से कि इसमें कहां आवाम को रिलीफ दिया गया है और कहां ज़रा थोड़ी सी डोर खींची गई है। इस हवाले से बात करेंगे। वक्फे से पहले हम शकील बेग साहब से बात कर रहे थे और शकील बेग साहब का कहना है कि बजट जो पेश किया गया है इसमें जिन चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है वो मामूली सा इजाफ़ा है जो कि आवाम बर्दाश्त कर सकते हैं आराम से, मगर वो जब बाज़ार में और एंड प्रोडक्ट तक जब कोई चीज़ आती है तो उस वक्त जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। हालांकि बजट का इतनी ज़्यादा महंगाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये है शकील बेग साहब का कहना। अभी देखते हैं तहसीन आबदी साहिबा क्या कहती हैं। तहसीन आबदी साहिबा, ये बताइए मुझे कि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें जो पिछले जो हुक्मरान रहे जिनकी करप्शन की वजह से, जो गवर्नमेंट का कहना है कि उनकी करप्शन की वजह से और उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से जो हालात ख़राब हुए हैं उनको ठीक करने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पहले हुआ खाया पिया किसी ने और बिल जो है उसका वो अवाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनका जो ये एक अपना नैरेटिव लेके आ रहे हैं, जो 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 हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त, कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे मुसलसल कि हम ये चेंज लाएंगे। तो क्या आपने अपना होमवर्क नहीं किया था? आपको नहीं पता था कि उस वक्त हमारी इकॉनमी की क्या पोजीशन है, जीडीपी कहाँ तक जा चुका है, हमारा इन्फ्लेशन रेट कहाँ तक जा चुका है? मतलब आप इतने बड़े प्लान के साथ आ रहे हैं, आपका 100% था कि आपको गवर्नमेंट मिलनी है, ये 100% था, सबको ऑब्वियस था। ऐसा नहीं था कि आपको अचानक गवर्नमेंट मिल गई और आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप बड़े टाइम से प्रिपेयर्ड थे। आपके जो धरने स्टार्ट हुए थे वो तमाम चीज़ें इशारा कर रही थी कि इस दफ़ा आपके हाथ में गवर्नमेंट आनी है। उसके बाद आप एग्जैक्टली नहीं, फिर जो सर ने बात की कि जो बजट
बजट बना उसका जो है वो शायद इतना इफेक्ट ना पड़े, वो लोग बढ़ा देंगे बाद में कीमत। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करूँगी। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के देखें कि जिस तरह का बजट बनाया गया है, जिस तरह टैक्स आपके बढ़ाए गए हैं, जो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी, आपको टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लेके आना था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इस वक्त जो 22 करोड़ 23 करोड़ है उसमें कितने परसेंट हैं? 12%, 13% लोग हैं जो टैक्स देते हैं। आपकी बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है जो तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग हैं हाँ जो जो टैक्स देते हैं। ठीक है, आप टैक्स नेट में लेके आते हैं, फिर आपका मुल्क जो है वो एक ज़रूरी मुल्क है, तो आपके जो ज़राअत होती है आप उसको भी टैक्स नेट पे लेके आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है ज़राअत का आपका एक बिज़नेस है पूरा। जितना आप एक्सपोर्ट से कमाते हैं, अगर आप ज़राअत पे भी टैक्स लगाएं, एक मुनासिब टैक्स लगाएं, तो आप कंपैरेटिवली उतना भी कमा सकते हैं। लेकिन हमारी उन चीज़ों पे कोई प्लान ही नहीं बनाया गया। जिस तरह का बजट में, ये आवाम फ्रेंडली बजट बिल्कुल नहीं कह सकते इसको कि बाद में आएगा वो और रेट्स बढ़ेंगे, वो तो और मुसीबत आएगी आवाम के लिए, वो बेचारे और पिसेंगे और पिसते चले आ रहे हैं। मतलब उनके लिए पहले बजट भी कोई अच्छी खबर नहीं लाते थे, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह के वादे किए गए थे, या तो आप एटलीस्ट इतने बड़े बड़े ख्वाब ना दिखाते कि एक आम आदमी जो था वो बड़ा खुश हो गया कि जी हमारे हालात बदल जाएंगे, तब्दीली आ जाएगी। वो तब्दीली क्या है? आप देखें, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है कि मज़ीद 41 लाख लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। 11 लाख मज़ीद अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो गए, और ये फिगर्स बढ़ते चले जाएंगे, इनको कम नहीं होना है। और इनकी परसेंटेज जो बढ़ रही है वो भी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रही है। तो आप कहाँ लेके जाएंगे अपने लोगों को? आप टैक्स सही तरह कलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर आप कहते हैं कि जी हम अपनी इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। आपने इम्पोर्ट कम की तो आपकी एक्सपोर्ट भी तो नहीं बढ़ी, तो चीज़ें तो चेंज हो ही नहीं रही हैं। फ़र्क तो जब आना था ना, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती। आपका टैक्स, फिर आपने 5.5 ट्रिलियन का टारगेट रखा है, विच इज़ इम्पॉसिबल। आपने लास्ट 10 ईयर जो लास्ट बजट बना था 2018 में, उससे आपने 39% ज़्यादा रखा है, वो अचीव नहीं हो सका था, आप ये कैसे अचीव कर लेंगे? फिर अगेन वो प्रेशर आएगा, क्योंकि आपको IMF को भी जवाब देना है। आप उनसे डील हो चुकी है, आप उनके प्लान में चले गए हैं, उनको जवाब देने के लिए आपको वो पर्टिकुलर टैक्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे लोगों पे। फिर जब आपका जो टारगेट है वो सेट नहीं होगा, आप मज़ीद महंगाई करते चले जाएंगे, बजट के बाद फिर मिनी बजट, फिर ऐसी प्राइसेस हाइक होंगी, तो इस तरह आवाम को किस तरह रिलीफ मिलेगा? सही है। एक कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फ़हीम अब्बास भाई, इम्तियाज हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। इम्तियाज साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम भाई चंद सेकंड ज्यादा लूंगा, बात सच है मगर बात है रुसवाई की। कहिए कहिए। मैंने मुशाहिदा किया, उसके बाद बात करता हूँ। जी हाँ। 17,500 जो ये सैलरी की हद रखी है, बाखुदा इन बड़े लोगों के घर में जो जानवर पाले जाते हैं ना, पेट्स, उनका एक दिन का खर्चा इससे ज्यादा है। और आप लोगों ने मेरी सोच के मुताबिक सारी बात कर ली। और बात दरअसल ये है यार, जिन लोगों ने लूटा है मुल्क को, उनसे लो ना। अब हम तो ऑलरेडी एक एक चीज पे टैक्स अदा कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैंने IMF से लेके खाया या फ़हीम भाई आपने खाया तो हम मुजरिम है ना। हमारे नाम पे लेके कोई खा ले तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल सही है। हम तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं। और बात दरअसल ये है कि हम यरगमाल बन चुके हैं। हर दौर में हमारे साथ यानी कि गरीब पाकिस्तानियों के साथ जुल्म ज्यादती हुई। और एक बात और अर्ज करना बड़ी इंपॉर्टेंट, खुदा पाक की कसम, हुकूमत बिल्कुल रिकवरी कराने में नाकाम चुकी है पैसों की। और अगर पाकिस्तान के अंदर फलाई इदारे न हो, फलाई इदारे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, छिपा, सिलानी, आलमगीर, वेलफेयर, अल मुस्तफा, अगर ये इदारे न हो तो सैकड़ों लोग खुदकुशियां करें मेरे दोस्त भाई। बहुत महंगाई है, इनको तो महंगाई का अलीबे नहीं पता। अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमा दे। बगैर ना हिदायत के लायक नहीं है, तो आप खुद ही समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये हैं अवाम। और एक तो ये है कि मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने जो बजट है वो बहुत अच्छा लाया। अभी तक मैंने ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल, मैंने तो ये कहा कि गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगा, चाहे ये गवर्नमेंट हो या पिछली पुरानी हो, मैं ये कहता हूँ कि आप जो टैक्स लगा रहे होते हो उसको तो देखो कि क्या उतना ही आगे लिया जा रहा है कि एंड यूजर के साथ तो उससे बहुत बड़ी ज्यादती होती है। तो आप उस ज्यादती को रोकने की बात करें। और हकीकत बात यह है कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं, इम्तियाज साहब ने 200% सही बात की है। हम 100% की तो बात ही नहीं करते कि जितने भी लूटमार करने वाले वो लूटमार करके अपने घरों में बैठ गए, कोई VIP हो गए, और लूट कौन गया? एंड यूजर। फिर वही आपने आम पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचा ना। आप मुझे बताएं, बजट बढ़ा दिया आपने
जैसे तहसीन साहबा भी कह रही थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो हदफ रखा है, आपने जो 9.5 महीने गुजारे जो पहले वो करके गए थे, उसमें आपने कौन सा कोई अच्छा तीर मार लिया। अब हम ये कहते हैं कि क्या अवाम को आप इससे कोई फवायद देंगे? कोई अवाम के लिए ठीक है आप घर बना रहे हैं, सोशल सेक्टर पे मेरा ख्याल है 180 अरब एक और 100 अरब एक जो है ना इन्होंने वो 190 शायद ऐसा कुछ है। हाँ कुछ इस तरह की कुछ अमाउंट है वो इन्होंने रखी है, वो जो कि पहले से वो मुख्तलिफ है, पहले कभी भी इस तरह कुछ सोशल चीज़ें सेक्टर अच्छी में हैं। देखें मैं एक बात बताऊं, क्योंकि अभी इस वक्त हम बहस कर सकते हैं, करनी चाहिए, लेकिन हम इसलिए बहस कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है तो गवर्नमेंट उसको आगे चल के ठीक करे। ठीक है ना, हम ये नहीं कहते, हम हरगिज़ ये इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए अब अगर किया हुआ उस गवर्नमेंट ने और भुगतना इस गवर्नमेंट ने, और इस गवर्नमेंट ने खुद थोड़ी भुगतना है, मेरे गले में डालना है, इनके गले में डालना है, आपके गले में डालना है। यानी कि अब आप मिलो और दो 1,52,000 शायद आई थिंक वो है कि जो हर पाकिस्तानी के ऊपर मकरूज है। कल परसों मैंने फिगर देखा था कि तकरीबन इतना हो गया है। अब मुझे बताया आपने वो 1,52,000 का क्या किया अपनी लाइफ में जो आप सर मुझे तो ये नहीं पता कि मैं तो परेशान हूँ कि ये तो वो हिसाब होगी कि क्रेडिट कार्ड था तहसीन का और बिल मैं भर रहा हूँ। खाना कौन खा गया? खाना खाया किसी ने गिलास थोड़ा मुफ्त का, वो हिसाब है हमारे साथ हो गया। ये ज्यादती हो रही है और मैं समझता हूँ कि अच्छा एक बात और है, जो असल बात है कि बजट आया आ गया, टेंशन हुआ, ये जो छोटे छोटे बीच में बजट आए उसका क्या हुआ, उनका क्या बना, वो पैसे कहाँ गए? आप ठीक है नया सेक्टर ढूंढें जहाँ टैक्स लगाना लगाएं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नई चीज़ ढूंढें कि कहाँ टैक्स लग सकता है। मुझे आप बताएं, आप पानी की बोतल लें टैक्स देते हैं, आप खाने पीने की चीज़ें उठाएं उसमें टैक्स देते हैं, आप कपड़े खरीदें उसमें टैक्स देते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं उसमें टैक्स देते हैं, आप किसी भी ब्रांड की कोई भी चीज़ को हाथ लगा लें उसमें टैक्स देते हैं। मुझे बताएं वो पैसा कहाँ जाता है? आप सीएनजी सेक्टर की बात कर लेते हैं, आपने उसकी कीमत बढ़ा दी, क्या आम आदमी पे उसका असर नहीं पड़ेगा? और ये इम्तियाज साहब की बात 200% सही है कि 7,500 रुपए में तो उनके घर में पलने वाला जानवर जो है ना 17,500 रुपए की जो सैलरी है, आप सोचो तो सही क्या मंथली पड़ा। मैं कुछ जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने वाकई अपने पेट को बाकायदा एसी में रखा हुआ है, उसके लिए एसी लगवाया हुआ है, एक मुलाजिम रखा हुआ है जो उसका ख्याल रखता है। उस मुलाजिम की सैलरी शायद होगी 15-20 हज़ार रुपए, और वो पेट को खिलाया कितना जाएगा? अगर यही हम सोच लेना कि देखें अल्लाह ताला ने जितने परिंदे चरिंद चीज़ें बनाई है ना, इनका पूरा करता है, वो खुद ही निकलते हैं अपना खा पी लेते हैं। इन इंसानों के बारे में सोचो जो इंसान, और हकीकत बात है कि अगर ये फलाई इदारे ना हो तो खुदा की कसम खुदकुशी का रेशो बहुत बढ़ जाए। सही बात है। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई कैसा लगा आपको बजट? बात ये है कि बजट कैसा लगा, मकसद आपने तो आवाम के सेंटिमेंट्स जैसे सुन लिए, जैसा लगा जो हम पे आके दिल पे हमारे लगा ये बजट जो है ना, ये हमारी इन्होंने ये ना नींदें उड़ा दी हैं। बात ये कि फ़हीम भाई आप हमारी बहन ने जो पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम हो, हमारी जो बहन ने बात की ना बड़ी लॉजिकल की। देखें अपार्ट फ्रॉम के मैं किसको सपोर्ट करता हूँ नहीं करता, इसको आप एक तरफ रख दें, ठीक है ना। मैं ये सुन के परेशान हो गया हूँ कि सिवाय एहतिसाब के कुछ इस मुल्क में नहीं हो रहा। मेरे भाई एहतिसाब अगर कर रहे हैं तो बाकी उमूरे हुकूमत चलाना किसका काम है? आज अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं तो ठीक है, आज तो वो चले गए ना, चले आपने उनको जेल में भेज दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन आज जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे आप पैसा जनरेट ना कर सकें, अभी आप ये देखें ना, किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप बिठा लें, ये मेरे भाई बैठे हैं, इनको 5,500 बिलियन रुपीस का इन्होंने टारगेट पूरा रखा है, ये कैसे पूरा करेंगे? मैं गारंटी करता हूं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, इतने लोग इतने इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा ये जो शॉर्टफॉल आएगा 400-450 से आप ज्यादा कर नहीं सकते, ये शॉर्टफॉल कहां से? अब फिर आएगा मिनी बजट। भाई लिख ले मेरी बात, 3 महीने 2 महीने बाद फिर मिनी बजट आएगा। बात यह कि अभी आपने सारी शराइत उनकी पहले तो पूरी की है, अब मजीद कर रहे हैं, अभी भी आपको कर्जा अप्रूव नहीं हुआ, फिर वही कंडीशन डालेंगे। अब होगा क्या कि जो लोग ये तो जेल में चले जाए, कहीं भी चले जाए, मुझे ना खुशी हो रही है ना गम हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि मेरे साथ क्या होना है। हमारे अवाम को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हमने इनको जेलों में डाल दिया। भाई इनके जेलों में डालने से मेरी सेहत पे और आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? आज जितनी ये सैलरी पर्सन जितने हैं ना, उनको ही जेबों पे डाका डल रहा है। आप अगर इस बजट को देखें तो जो टैक्स पेयर हैं वो मोस्टली सैलरी पर्सन लोग हैं। अब आप मेरी एक बात जरा और सुनिएगा, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, मैं नाम लिए 1.3 बिलियन पर मंथ एक स्कूल की आमदनी हो रही है, ठीक है, जिसपे जज साहब फरमा रहे हैं कि
ड्रग्स के बाद सबसे बड़ी आमदनी की, आपने उनको टैक्सेशन में कितने पैसे ले रहे हैं, आप जरा काउंट तो करें। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले कितने पैसे टैक्स में दे रहे हैं। बात ये है कि आपने जो, वो हमारी बहन ने कहा ना, आपने इतने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, तो भाई जो अगर पिछली गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, चाहे बसों पे दी थी, लाहौर में दी थी, कहीं दी थी, आपने तो वजीफे भी छीन लिए जो स्कूल में कॉलेजेस में दिए जा रहे हैं। तो मेरे भाई आम आदमी को क्या मिल रहा है। तो बात ये है कि आम आदमी के कंधों पे बोझ डाला गया है, आपका कहना ये मेरा सिर्फ सवाल ये, दोनों हजरात से थोड़ा सवाल है मेरे, मुझे ये बताइए कि आज आप हमारा फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज महंगाई के तले बोझ तले हम दब रहे हैं, ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। ये अगर इसी तरह लोग फ्रस्ट्रेटेड हुए, एक में बड़ी, आपने दुनिया के गिर्द, इनको पता है क्या हो रहा है, ये अब तो किस तरफ जाएगा। अगर अवाम डेस्परेट हो गए तो फिर ये किस तरफ जाएगा, इस खौफनाक सूरत क्या बनेगी, ये मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या आपको जिस तरह जर रहे हैं याह्या साहब के आइंदा आने वाले वक्त में कोई खौफनाक सूरत हाल बन सकती है, इसी तरह चलता रहा, ये कोई मुनासिब प्लानिंग नहीं है जो इन्होंने किया है, आप क्या इनकी बातें इत्तफाक करती हैं और क्या समझती हैं? बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ। ये एक आम आवाम के दिल की बात की है जो ये बात कह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी तक 41 लाख लोग जो हैं वो क़त्ल गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। अगर इसी स्पीड से आप चलते रहें, फिर कहते हैं थोड़ा सब्र करें, बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आवाम बचेंगे तो पीछे बेहतर होंगी ना, किसके लिए बेहतर करेंगे। अभी भी आप देखें 98% लोग हैं पाकिस्तान में जो डिप्राइव हैं, 2% इलीट है। आपने इलीट्स पे तो इतना ज़्यादा टैक्सेस, मतलब उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना है ना, आपको उनको हैवी टैक्सेस लाना चाहिए था। आप जो है GST आपने 17% में, शुक्र है कि आपने बढ़ाया नहीं, लेकिन आपको कम करना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टली लेंगे कि बच्चा एक कैंडी भी ले रहा है तो उस पर वो टैक्स दे रहा है, दूध का डब्बा ले रहे हैं उस पर वो टैक्स दे रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर घर में यूज़ होती हैं, हर चीज़ पे वो टैक्स दे रहा है आपको। ऐसा तो पूरी दुनिया में नहीं होता। देखिए दुनिया से आप मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का। लोग जो हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास रहने को, जो ओढ़ने को कुछ नहीं है, तो वो भी तो टैक्स देते हैं। आप दुनिया से अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ब्लूमबर्ग की मिसालें अगर देख रहे हैं। आप रिपोर्ट्स देखिए, अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स देखिए कि अभी ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है कि एशिया में पाकिस्तान रुपी जो है वो वर्स्ट कंडीशन में, इतना माजी में भी कभी इतना नीचे नहीं गया है रुपया। फिर इसके बाद वर्ल्ड न्यूट्रिशन की कल की रिपोर्ट आई है कि हमारे बच्चे जिस तरह मर रहे हैं। यूनिसेफ की कल की रिपोर्ट आई है कि 9 करोड़ बच्चों में सिर्फ 5000 5000 हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मतलब आपकी जो बेसिक है 8-9 महीने में हुआ सारा कुछ नहीं चलता, तो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन 8-9 मंथ्स बहुत बड़ा टाइम है, इतना छोटा टाइम नहीं है। आप चीज़ें चेंज कर, देखिए आप ये तो ख्वाब ना दिखाते, आपने बिल्कुल चेंज की बात की थी, हम ये बदल देंगे, आपको ऐसा लग रहा था आप अमेरिका बना देंगे, पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। आपको इतनी ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए था। हमें पता है मसाइल पहले से चले आ रहे हैं, हमें पता है सियासतदान करप्ट थे, सबको पता है, लेकिन हमेशा तुम चोरो, कब तक ये बात, ये कब तक सेल करेंगे आपको अपनी परफॉर्मेंस का भी जवाब देना पड़ेगा। चोर पकड़ लिया आपने, ठीक है, फर्ज करें चोर पकड़ लिए, पकड़ तो लिए है ना, उनसे जो चीज चोरी हुई है वही नहीं निकलवाई, तो फायदा उस चोर का, उसे डंडे मार के हमने क्या कर लेना है। देखें चोर पकड़े गए, अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए पकड़े गए, चले गए, ठीक है। आप मुझे बताएं कि तहसीन ने बड़ी अच्छी बात की कि 9-9.5 महीने के अंदर चोर अब पकड़े जा रहे हैं बकौल उनके, ठीक है जी। अभी तक ये नहीं पता कि उनसे मिलना क्या है, ठीक है। 200 अरब रुपए की बात हुई थी, मुराद सईद ने की थी कि हम बैठे अगले दिन लेके आएंगे, अगले दिन लेकर आएंगे। वो 200 अरब IMF के मुंह पे मारेंगे। कहाँ गया वो पैसा? वो तो एक दिन में कर्जा भी मेरा ख्याल उतार रहे थे। स्टेटमेंट इतने बड़े बड़े दे दिए। देखिए हम आम आदमी, हम आम लोग हैं ना जी, हमने आपको ये सोच के रखा कि चले जी ये हमें होप दे रहे हैं, आने वाला वक्त बहुत अच्छा आने वाला है, पाकिस्तान बस एक बहुत खूबसूरत, आप इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। लेकिन आपने किया क्या? आप उनके पीछे डंडा लेके ना घूमे ना एक आदमी। सर होप तो अभी भी आपको दी जा रही है, इस बजट के साथ भी ये होप का ही आप मुझे एक शॉपर में डाल के दिया जा रहा है आपको कि इस वक्त ये थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, आप बेफिक्र हो जाएं, सारे हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक कर रहे हैं। बचेंगे कहाँ जब तक हालात बेहतर होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक जो बाज़ दफ़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट किसी भी फैमिली में बच्चा होता है उसको दूध लिख देते हैं कि ये दूध पिलाओ, जी हाँ, ठीक है। मैं चूंकि ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सामने आज से तकरीबन कुछ 3-4 साल पहले वो 900 कुछ रुपए का डब्बा था। अभी मुझे परसों तरसों सोशल मीडिया से खातून ने रब्ता किया, उन्होंने कहा सर ये आप कंज्यूमर राइट्स की बात करते, जरा देखे दूध कितने का हो गया। मैं अपनी बेटी के लिए लेता था, 1700 का, अब वो हो गया नहीं 1500 समथिंग। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि ये ज्यादा नहीं, बच्चे का दूध इतना महंगा हो गया। अब 17,500 रुपए सैलरी वाला जो कि गवर्नमेंट ने की है,
ये जरूरी नहीं है कि ये इस पे इम्प्लीमेंट होगा 17,500 रुपए। आज भी चले, मैं आपको दिखा सकता हूँ 300-400 रुपए दिहाड़ी पे बंदा काम कर रहा है। अच्छा, और वो दूध जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं किसी बच्चे को, उसे लाजमी वही पिलाना है, क्योंकि मजबूरी माँ- है ना जी। हाँ, क्योंकि माँ दूध पिला नहीं सकती उसे, मेडिसिन और की जगह जी हाँ, ऐसे मेडिसिन ही, की जगह ऐसे उसको ही। दिया जाता है। अब आप ये देखें कि वो कंपनी जिस कंपनी का भी है, ठीक है, अब उस पर टैक्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन टैक्स उस पे नहीं है। पहले तो ये मैं बात बता दूं, तो बिल्कुल टैक्स नहीं है उस पे? नहीं, उस पर टैक्स नहीं होता है। ओके। अब वो क्या करते हैं कि अपनी ब्रांडिंग किसी अच्छे खिलाड़ी का वो लोगो लगा देंगे, उसके नाम से पैसे ले लेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन मुझे बताएं कि क्यों ले लें आप? आपको नहीं पता कि जिस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है कितनी मुश्किल से परचेज किया जा रहा होगा। हर आदमी एलीट क्लास नहीं है, 2% है एलीट 2% क्लास। है। आप सिर्फ 2% को लूट मार के चक्कर में, उनको पैसा निकालने के चक्कर में आप सारे 98 को पहले रगड़ देते हैं। आपको इस तरफ देखना होगा। आप कुछ ना करते, आप उनका एहतसाब जैसे भी करते रहते, अवाम आपके साथ थी, आप साथ साथ ये सिस्टम भी तो ठीक करते हैं। पैरेलल चलना चाहिए आप था, आपने exactly। सिस्टम अभी तक मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम है जो ठीक हो गया? मुझे एक बता दें आप। अच्छा, मुझे देखें वैसे एहतसाब की बात हो रही है। इन्होंने कहा कि 9-10 महीने में जो सुना वो सिर्फ एहतसाब ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, एहतसाब सबसे अहम चीज़ है, होना चाहिए। मगर क्या बताइए कि क्या लेकिन across the board होना नहीं, चाहिए। जो जितने भी सरकारी इदारे हैं जिनका अवाम से डायरेक्टली वास्ता है, क्या उन सारे इदारों में एहतसाब हो रहा है? क्या लोग वहाँ पे करप्शन खत्म हो गई है, या कुछ वहाँ पे भी कुछ लोग डर रहे हैं कुछ गलत करते हैं? देखिए, अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह नैप बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था रिसेंटली और अभी भी एक्टिव है, तो जिन लोगों पे हाथ डाला जा रहा है, आप ठीक है जो कल्प्रिट है आप पकड़ें उसको, लेकिन इस तरह आप जो हर एक पे जाके रेड कर रहे हैं, तो जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो बंदा भी डर रहा है कि कल को अगर हमारी भी कुछ गलती हो गई या कोई चीज़ आ गई तो हम भी जेल में बैठे हुए होंगे। इतना ना डराएं लोगों को, करें काम, आप पैरेलल लेके चलें चीज़ें, लेकिन सिर्फ हर वक्त आप हर स्टेटमेंट में आके, अभी जो स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें सिर्फ 25% था जो बजट पे बात की है, बाकी लग रहा था कि वो कंटेनर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको अंदर डाल दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा तो एटीट्यूड में चेंज लाएं। आप नहीं, प्राइम अगर वो मिनिस्टर बन कसूरवार चुके हैं तो फिर हैं, आप वाकई प्राइम ऐसा मिनिस्टर नहीं बन होना चुके चाहिए, हैं, हाँ। होना चाहिए, लेकिन आप आवाम ये सुनना नहीं चाहते हैं। आवाम ये सुनना, उनके जेल में जाने से आवाम को क्या फ़र्क पड़ रहा है? ना सही है। पैसा वापस आ रहा है, क्या आवाम को फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो उससे पड़ेगा प्राइसेस में आप लेके लगाएं, लोगों को रिलीफ दें। लोगों को जो कंसर्न है वो ये है कि उन्हें कितना रिलीफ मिल रहा है, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, लेकिन आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आपका मैंडेट दिया, आपको वोट दिया, आप पे एतमाद किया है। अगर आप भी पुरानी हुकूमतों की तरह लोगों पे बोझ डालेंगे तो फिर किस काम की आपकी गवर्नमेंट? बिल्कुल सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। मोहम्मद यूसुफ साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात ये है कि ये जो अब बजट आया है, इसके ऊपर तो हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। आप चीनी देख लें, आप घी देख लें, ऑयल देख लें। जैसे कि अभी हमारी वो बहन बयान कर रही थी कि लोग तो जना मकसद पिसते जा रहे हैं, और ये इतने बड़े बड़े दावे करता था, और आज जनाब मकसद इसमें एहतसाब करना शुरू किया। इसके साथ जो डाकू बैठे हैं उनका एहतसाब क्यों नहीं होता? आप देखें कि अलीमा बाजी जनाब मशीन चला के अरबपति बन गई, उनके क्यों नहीं है? उसके बाद जहांगीर तरीन आज भी बंदे खरीद कर इनके जनाब साथ मिलाता रहे, उसका एहतसाब क्यों नहीं होता? यो जनाब मकसद जो वजीर दफा है उसका एहतसाब क्यों नहीं होता? उसके बाद जनाब मकसद फैसल वाजा साहब जो हैं, उनके मुतल्लिक जनाब जो प्रॉपर्टी निकली है उसके खिलाफ क्यों नहीं एहतसाब होता? उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? अच्छा ठीक है, तो बजट के हवाले से, हाँ, बजट के हवाले से जो टैक्स वगैरह लगाया गया है उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनाब जितना टैक्स है, ये आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है, आवाम को बर्बाद किया जा रहा है। आवाम गरीब जो है 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, और ये मौजे मारते हैं जनाब 70 आदमियों का वफद लेके जनाब उम्रे पे चले जाते हैं। आप देखें कि इनकी बेगम साहबा के जनाब खामन साहब भी इनके साथ थे, उनकी औलाद भी इनके साथ थी। ये तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आए हैं अपने जो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके। अभी क्या समझते हैं कि ये जो भी मामला चल रहे हैं अवाम के साथ, अवाम को ये कहा गया है कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, ये गुजार लें तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा सारा कुछ? कोई प्लानिंग है इनके पास? कुछ लगता है आपको ये भी सिर्फ बात ही है, एक होप ही है पहले की तरह लोगों के दिल ही टूटने वाले? अवाम तो देखें बेचारी कुर्बानियाँ देती हुई आ रही है। अवाम कभी पीछे नहीं हटी, चाहे वो कोई भी हुकूमत आई हो।
चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, या डिक्टेटर्स की हो, अवाम ने हर जगह लबैक किया कि शायद ये होप है, शायद ये होप है, लेकिन शायद इस दफ़ा कुछ हो जाएगा, शायद इस दफ़ा पब्लिक बच इसी जाएंगे। चक्कर में सही है। अवाम, पाकिस्तानी अवाम, मैं कहता हूँ हर तरह से सलूट पेश करना चाहिए इनको कि इन्होंने हमेशा हर हुकूमत का साथ दिया, तो कर्जे वो लेते रहे। अब देखिए मुझे एक अच्छा, बात माफ़ी चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ, इस दफ़ा उन्होंने वोट भी और किसी और को दे के कि दूसरी नई पार्टी को दे के को लेकर ये भी ट्राई करके देख लिया ना। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि जैसे हम तहसीन ने भी स्टार्ट में कहा था और हकीकत भी यही है कि हम ये जिस तरीके से इनकी प्लानिंग्स होती थी, खड़े होकर बात करते थे, तो हमें ये लगता था कि इन्होंने अपनी टीम बड़ी स्ट्रांग बनाई हुई है। ठीक है जी। और असद उमर साहब आपके सामने जी हाँ, जी। नाकाम हुए तो फिर आपने एक ब्यूरोक्रेट्स को उठाया और उसको लेकर आ गए, ब्यूरोक्रेट तो नहीं कहेंगे, टेक्नोक्रेट कहेंगे, उनको लेकर आ गए और वो आज वही बजट पेश कर रहे हैं। आपने अवामी नुमाइंदे को बैक कर दिया। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों से बेशक करें बात, आप लोगों को बताएं कि हमने पकड़ना है, लेकिन हमें पता है आपने पकड़ना है, लेकिन आप नहीं पकड़ रहे। आपने तो कोई नया मुकदमा किसी पे भी नहीं बनाया, आप कैसे कहते हैं कि मैं पकड़ूंगा? आपने तो 9 महीने में तो कोई एक सिंगल केस आप बता दें आपने बनाया है, कोई एक केस बता दे कि आपकी हुकूमत ने भी किया है। ये तो नैब जो पकड़ रही है 2015 में, 16 में जो पुराने क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, हम यही तो रोना रो रहे हैं कि बजट आ गया, हम आपका साथ देंगे। बजट वाले दिन आप रात को तकरीर करते हैं, 9:30 बजे आपने हमें लगा दिया टीवी के सामने, बैठ जाओ मैं आ रहा हूँ, हैं रात 12 बजे आप आ गए, कोई बात नहीं, हमने तब भी बर्दाश्त किया। मुझे बताएं कि आपने कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को आपने लटकाया? वो तो नैब पकड़ रही है पुराने केसेस में। बिल्कुल सही, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, शाहिद बात कर रहा हूँ शेखपुरा से। शेखपुरा से शाहिद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा सर, ये मैंने बात करनी थी कि हमारी जो गवर्नमेंट की कैबिनेट है, ये टोटली कैबिनेट पीपल्स पार्टी की दौर की है। जब मुल्क लूट रहा था तो ये वही कैबिनेट दोबारा रिपीट होके अब आ गई है। तो अब इमरान खान साहब जो है ना, ये खामोश क्यों है? किस बात पे? इस बात का थोड़ा सा तो आप वजाहत जी, करें ना। ये अच्छा ठीक है, ओके, सही है, हम अभी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं बताता हूँ, आई गॉट हिज इमरान खान पॉइंट। साहब नहीं, मैं उनका पॉइंट मैं बताती हूँ कि अभी जैसे बात हो रही है कि जी 24,000 अरब रुपए का जो है वो बर्डन डाल के गए हैं, तो हफीज़ शेख साहब जो हैं वो जो पुरानी गवर्नमेंट गुजरी है उसमें भी बजट बनाने वाले वही रहे काफ़ी हद तक। अच्छा, मुशर्रफ के साथ भी उसमें भी पीपल्स पार्टी के साथ भी वो वजीर खजाना रहे हैं, फिर वो मुशर्रफ के दौर में भी रहे हैं। तो आप कैसे पिछली बात कर रहे हैं? तो आपकी जिम्मेदारी भी तो आती है, आप ही तो पार्ट थे, आप ही तो चला रहे थे ये तमाम चीज़ें। अब आप तमाम बोझ उन पे डाल रहे हैं कि जी ऐसा किया था उन्होंने, ख़राब चीज़ें पॉलिसी बनाई थी। अब तो आप आ गए हैं ना, आप फिर पहले मतलब लोग तो अवाम तो नहीं भूल सकते कि पहले भी आपका ही किरदार था, आपने ही सारा जो है वो स्ट्रक्चर बना के वो पॉलिसीज़ बना के गई थी, उसी पे इम्प्लीमेंट हुआ था। पहले भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे, अभी भी आप सक्सेसफुल। सर ने सही बात की कि कोई इलेक्टेड मेंबर आना चाहिए था। अभी वो जिस तरह बैठे हुए डिक्टेट कर रहे थे हमाद अजहर को, जब वो कर रहे थे तो उस पर भी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि वो शायद वो IMF ने अपना एक बंदा उनके साथ बिठाया हुआ था कि जी वो उनको डिक्टेट करे, वो कुछ गलती ना कर दें। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म तो आपको फेस करना पड़ेगा। अगेन मैं ये कहूँगी आपको इतने दावे नहीं करना चाहिए थे। हालात हैं बुरे, आपको जिस कंडीशन में इकोनॉमी मिली वो बहुत वर्स कंडीशन थी, इससे डिसएग्री नहीं हम कर सकते। लेकिन हालात हैं, ये मुश्किल हैं जिसमें ये काम कर रहे हैं। मुश्किल हमेशा से हैं, कभी भी पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं रहे। आपकी निस्बत ज़्यादा मुश्किल है, ये वैसे ही है। देखिए हमारे हालात सिर्फ जो है 60s या 70s में थोड़े से बेहतर थे कि डॉलर की प्राइस बड़े नीचे थे, 3 रुपये का शायद डॉलर था। उसके बाद से हालात बुरे होते चले गए। फिर जितनी गवर्नमेंट चेंज होती रही, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी, 2 साल चली, 3 साल चली, फिर बाद में आके 5-5 साल का टेन्योर पूरा किया। जब 5 साल पूरे किए तो करप्शन भी बड़ी दबा के की उन्होंने कि जी उनको पूरा टाइम मिल गया। तो और ये जो केसेस की सर ने बात की, तमाम केसेस PMLN एंड PPP के बनाए हुए केसेस हैं। इमरान खान का कोई फिर बात हुई, जो भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए हैं। जब आपने क्या स्टेटमेंट नहीं सुने? अच्छा, दोस्ती चल रही है। अरे प्रेशर में लेना, आपने स्टेटमेंट नहीं सुने थे कि जो शहबाज शरीफ साहब के थे कि जरदारी साहब के पेट से मैं पैसे निकाल लूंगा, एग्जैक्टली, सही बात है। और अब आपस में इतनी अच्छी दोस्ती चल रही है। सही है, बस वक्त ने जो है ना इस तरफ दोस्त पता बना दिया है, इस गवर्नमेंट ने खुद मौका दिया है, वरना ये लोग एक ना हो पाते। आपने 2 लोगों को दोस्त बना दिया जो हमेशा के दुश्मन थे। चले गले लगा लिए, उन्होंने लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, ये भी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच जी, आप तशरीफ लाए। और टैक्स जो है वो डेफिनेटली हम सबको पे करना है, पूरी दुनिया में पे किया जाता है। और अगर आवाम जो है कुछ सहूलियात चाहते हैं तो गवर्नमेंट को सहूलियात जो हैं वो देनी पड़ेंगी आवाम को, ताकि वो खुशी से टैक्स अदा करें। और टैक्स लेने वाला जो इदारा है
इसको बेहतरीन करने की और बेहतर करने की ज़रूरत है। जो टैक्स पेयर है उसके लिए आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है ताकि उसे इतनी ज़्यादा परेशानियों में ना जाना पड़े टैक्स के लिए। बाकी जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।